वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा। तो यहाँ पे जो है हमें वैदिक विद्या के विषय में जानकारी दी गई है कि जब प्राचीन समय में कोई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं थे, तो उस समय में जो है शल्य चिकित्सा वगैरह जो है वह क्या थी, उसके विषय में हमें यहाँ पे जानकारी दी गई है। प्राचीन काल से भारत ने वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की है। भारतीय वैदिक शास्त्र के महान प्रणेता महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत तथा वाग्भट ने अपने संशोधनों से वैदिक शास्त्र में उच्चतम शिखर प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्राचीन काल से ही भारत ने जो वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा है उसके क्षेत्र में भी काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त की है। तो भारतीय वैदिक शास्त्र के महान प्रणेता जो महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत तथा वाग्भट जो है उन्होंने अपने संशोधन में से वैदिक शास्त्र में उच्चतम शिखर जो है वह प्राप्त किया है। महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ में 2000 से भी अधिक वनस्पतियों औषधियों का वर्णन किया है। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के ऐसे धारदार साधनों का उल्लेख किया है कि जिनसे सिर के बालों को खड़ा चीरकर 2 भाग में कर सकते थे। वाग्भट का वाग्भट संहिता में भी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता, ये तीनों ग्रंथ प्रत्येक वैद्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो महर्षि चरक थे उन्होंने चरक संहिता नामक जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ में उन्होंने 2000 से भी अधिक जो वनस्पतियाँ, औषधियाँ है जिनका उपयोग किया जाता है उसके बारे में वर्णन किया है। उसके बाद में जो महर्षि सुश्रुत थे उन्होंने यहाँ पे सुश्रुत संहिता में जो है शल्य चिकित्सा के कई सारे धारदार साधनों का ऐसा उल्लेख दिया है कि जिसकी वजह से जो है सिर के बालों को खड़ा कर 2 भागों में चीर कर रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने यहाँ पे उदाहरण दिया है। उसके बाद जो वाग्भट थे उन्होंने यहाँ पे वाग्भट संहिता भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है। तो इस तरह से चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता जो है ये तीनों ग्रंथ जो है प्रत्येक वैद्य के लिए जानकारी प्राप्त करने में जो है अत्यंत उपयोगी माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको महर्षि चरक के विषय में यहाँ पे आपको चित्र में बताया गया है कि इन्होंने जो है यहाँ पे 2000 से अधिक जो वनस्पतियाँ थी उनका औषधि के रूप में किस तरह से उपयोग करना उसके विषय में भी यहाँ पे चरक संहिता में जानकारी दी है। प्राचीन भारत के हिंदुओं के औषधि शास्त्र में खनिज, वनस्पति और प्राणी औषधियों का विशाल संग्रह शामिल है। दवा बनाने की बारीक विधियों के साथ दवाओं का वर्गीकरण तथा दवा के उपयोग हेतु सूचनाएं दी गई है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्राचीन भारत के हिंदुओं जो है उनके औषधि शास्त्र में खनिज, वनस्पति तथा प्राणी औषधि जो है उनका विशाल संग्रह शामिल है। दवा बनाने की जो बारीक विधियाँ थी उनमें उनके साथ दवाओं का वर्गीकरण करना तथा दवा के उपयोग के लिए कौन कौन सी सूचनाएं महत्वपूर्ण होती है वे दी गई है। वे प्याले के आकार का पट्टा बांधकर खून का परिभ्रमण रोककर शल्य चिकित्सा कर सकते थे। पेड़ों, मूत्राशय, हार्निया, मोतिया, पथरी, भगंदर आदि की शल्य चिकित्सा कर सकते थे। टूटी हड्डियों को व्यवस्थित कर सकते थे और शरीर में प्रविष्ट बाहरी पदार्थों को कुशलतापूर्वक बाहर निकाल सकते थे। टूटे हुए कान या नाक की चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी भी जानते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्राचीन काल से ही यहाँ पे जो है हमारे भारत में औषधि शास्त्र जो है उसका पूर्ण रूप से विकास हुआ है, जिसमें वे जो है प्याले के आकार का पट्टा बांधकर उसके बाद में जो खून का परिभ्रमण होता था वह रोककर शल्य चिकित्सा कर सकते थे और कई प्रकार की जो बीमारियां वगैरह होती थी उन पर भी वे शल्य चिकित्सा कर सकते थे तथा टूटी हुई जो हड्डियां वगैरह होती है उन्हें व्यवस्थित करते थे और शरीर में प्रवेश करने वाले जो बाहरी पदार्थ थे उन्हें कुशलतापूर्वक बाहर निकाल सकते थे। साथ ही साथ जो किसी की यदि कान, नाक, हाथ, पैर वगैरह टूट जाए तो इसकी वजह से वे प्लास्टिक सर्जरी किस प्रकार से करना वे उसका भी ज्ञान उन्हें था और वे जो है ये प्लास्टिक सर्जरी भी करना जानते थे। मोम के पुतने या मृत शरीर की शल्य चिकित्सा द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान भी देते थे। प्रस्तुति के समय में कठिन ऑपरेशन से भी वे हिचकिचाते नहीं थे। इसी तरह वे स्त्री और बाल रोगों के विशेषज्ञ भी थे। वे रोगों के कारणों और चिन्हों का वर्गीकरण करके उसका निदान करते थे और रोग मिटाने के बाद परहेज रखवाते थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो यहाँ पे वो महर्षि सुश्रुत थे वे कई प्रकार की जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करना भी जानते थे
और मोम के पुतने या मृत शरीर की जो शल्य चिकित्सा होती है उसके द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान भी देते थे कि मृत शरीर जो है उन पर वे अलग अलग तरह से जो है यहाँ पे शल्य चिकित्सा करके विद्यार्थियों को ज्ञान वगैरह देते थे। उसके बाद में प्रसूति के समय में कठिन ऑपरेशन से भी वे हिचकिचाते नहीं थे। इसी तरह से वे स्त्री और बाल रोगों के विशेषज्ञ भी थे और वे रोगों के जो कारण थे उनके चिन्हों का वर्गीकरण करके उसका निदान करते थे तथा रोग जो है उसकी दवाई करने के बाद उसका जो है इलाज करने के बाद उसे वे परहेज करवाते थे। प्राचीन भारत में प्राणी रोगों का शास्त्र भी विकसित हुआ था। अश्व, घोड़ा या हस्ती हाथी के रोगों पर ग्रंथ लिखे गए थे जिनमें हस्ती आयुर्वेद तथा शालिहोत्र का अश्वशास्त्र बहुत ही प्रख्यात थे। वैदिक शास्त्र के विद्वान वाग्भट्ट ने निदान क्षेत्र में अष्टांग हृदय जैसे ग्रंथ रचकर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्राचीन भारत में प्राणी रोगों का जो शास्त्र था वह भी विकसित हुआ जिसमें घोड़ा, हाथी वगैरह जो है इनके रोग जो थे उन पर भी ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें कि हस्ती आयुर्वेद तथा अश्वशास्त्र जो है यह दोनों ग्रंथ बहुत ही प्रख्यात है। और वैदिक शास्त्र के विद्वान जो वाग्भट्ट थे उन्होंने निदान क्षेत्र जो थे उसमें अष्टांग हृदय जैसे ग्रंथ रचकर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब आगे यहाँ पे जो है हमें गणित शास्त्र के विषय में जानकारी दी गई है कि गणित शास्त्र जो है उसमें प्राचीन काल में किस तरह से भारत में खोज वगैरह हुई थी और वह हमें विरासत में किस प्रकार से प्राप्त हुआ। गणित शास्त्र, गणित से संपूर्ण दुनिया का व्यवहार चलता है। ऐसा माना जाता है कि गणित शास्त्र के क्षेत्र में भारत ने महत्वपूर्ण खोज की है। भारत ने शून्य, दशांश पद्धति, बीज गणित, बोधायन का प्रमेय, रेखा गणित और वैदिक गणित जैसी खोज करके दुनिया को दी है। तो यहाँ पे हमें बताया है और हम सभी जानते हैं कि गणित जो है उस पर ही पूरी दुनिया का व्यवहार चलता है और ऐसा माना जाता है कि गणित शास्त्र जो है उसके क्षेत्र में भारत ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की है जिनमें कि जो है भारत ने शून्य की खोज की, दशांश पद्धति, बीज गणित, बोधायन का प्रमेय, उसके बाद रेखा गणित, वैदिक गणित जैसे जो है यह आधुनिक जो खोज है इन सभी को खोज करके उन्होंने आधुनिक विषयों को दी है। तो इस प्रकार से प्राचीन काल से ही भारत में गणित शास्त्र का महत्व रहा हुआ है और प्राचीन काल से ही भारत में गणित शास्त्र में बहुत सारे जो यहाँ पे खोज है वह भारत ने की थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। अंक के पीछे शून्य लगा करके लिखने की प्रक्रिया के शोधकर्ता गुप्तसमत नामक ऋषि थे। प्राचीन भारत के गणितज्ञों ने एक के बाद एक 53 शून्य लगाने से बनने वाली संख्याओं के नाम निर्धारित किए हैं। मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों में तोलमाप के और साधनों में दशांश पद्धति देखने को मिली है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि शून्य की जो खोज है वह आर्यभट्ट ने की है। तो यहाँ पे आपको आर्यभट्ट का चित्र बताया गया है कि उन्होंने यहाँ पे जो है शून्य की खोज की है। तो उसके बाद में अंक के पीछे शून्य लगा करके लिखने की जो प्रक्रिया थी उसके शोधकर्ता तो जो है वे गुप्तसमत थे नामक ऋषि थे और उन्होंने यहाँ पे जो है प्राचीन भारत के गणितज्ञ जो थे उन्होंने एक के बाद एक ऐसे 53 शून्य लगाकर बनने वाली संख्याओं के जो नाम है वह निर्धारित किए है तथा साथ ही साथ मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा के जो हमें अवशेष प्राप्त हुए उसे तोलमाप और साधनों में जो है दशांश पद्धति हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो यह सब हमें यह दिखाता है कि प्राचीन काल से ही भारत जो है वह गणित शास्त्र में जो है अद्भुत स्थान रखता है। भास्कराचार्य ने ईस्वी सन 1150 में लीलावती गणित और बीज गणित नामक ग्रंथ लिखे। उन्होंने जोड़ और घटाव का भी संशोधन किया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भास्कराचार्य जो है उन्होंने ईस्वी सन 1150 में लीलावती गणित और बीज गणित नामक जो ग्रंथ थे वह लिखे है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे जोड़ और घटाव का भी संशोधन किया है कि जोड़ और घटाव जो है वह किस प्रकार से लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग होगा। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि ब्रह्मगुप्त ने समीकरण के प्रकार बताए थे। बोधायन प्रमेय यानी त्रिकोणमिति आप स्तंभ ने शूल्व सूत्रों में ईस्वी सन 800 पूर्व विविध वैदिक यज्ञों के लिए आवश्यक विविध वेदियों के अनुपात निश्चित किए हैं। इसमें से भी इस सिद्धांत का विश्लेषण है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रकार से जो अलग अलग यहाँ पे गणित शास्त्र थे उन्होंने अलग अलग प्रकार की जो गणित के क्षेत्र में खोज वगैरह की है जिनका आज हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है।
आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम ग्रंथ में पाई की कीमत 22/7 3.14 जितनी है। उसका उल्लेख है, उन्होंने प्रतिपादित किया है कि गोले की परिधि और व्यास के अनुपात को दर्शाने वाला अचलांक पाई है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आर्यभट्ट के जो आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ है उसमें उन्होंने पाई की जो कीमत है वह 22/7 बताई है, जो कि 3.14 जितनी है। और उसका उल्लेख है कि उन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि गोले की परिधि और व्यास के अनुपात को दर्शाने वाला जो अचलांक है वह पाई है। तो विद्यार्थियों, यह आप सभी जानते हो। भाग की आधुनिक पद्धति गुणा, जोड़, घटाव, वर्गमूल, घनमूल आदि अष्टांग पद्धति की जानकारी आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में दी है, इसलिए आर्यभट्ट को गणित शास्त्र का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भाग के जो यहाँ पे आधुनिक पद्धति है जिसमें गुणा, जोड़, घटाव, वर्गमूल, घनमूल आदि जो अष्टांग है, इन सभी पद्धति की जानकारी जो है आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में दी है, इसीलिए आर्यभट्ट जो है उनको गणित शास्त्र का पिता कहा जाता है। इसके उपरांत उन्होंने दशगीतिका, आर्यभट्टियम जैसे ग्रंथ लिखे थे। आर्य सिद्धांत में ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। गणित, अंकगणित और रेखागणित के मूलभूत प्रश्नों का समाधान खोजा है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसके उपरांत जो आर्यभट्ट थे उन्होंने दशगीतिका, आर्यभट्टम जैसे जो ग्रंथ थे वह भी लिखे है। और आर्य सिद्धांत में जो है ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांतों का भी संक्षेप में जानकारी दी गई है। गणित, अंकगणित तथा रेखागणित जो है उनके मूलभूत प्रश्नों का समाधान खोजा है। इसके उपरांत गणित शास्त्र के भिन्न भिन्न पहलुओं की चर्चा अनेक विद्वानों ने अपने ग्रंथों में की है। उसमें बोधायन, आपस्तंभ और कात्यायन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त आदि का समावेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसके उपरांत भी गणित शास्त्र जो है उन्होंने अलग अलग पहलुओं में अलग अलग चर्चा में जो है अलग अलग चर्चा अनेक विद्वानों ने अपने ग्रंथ में की है। उसमें जो है बोधायन, आपस्तंभ और कात्यायन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त आदि जो है इन सभी का समावेश होता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों यहाँ पे हमने जो है गणित शास्त्र के विषय में जानकारी प्राप्त की। उसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।